हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्राइगोनल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वेलकम फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट पार्ट 4। बिंदु दोष यानी कि किसी परमाणु अथवा आयन के अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न दोषों को बिंदु दोष या त्रुटि कहते हैं। मान लीजिए कि यह कोई एक क्रिस्टल जालक है। अब इस क्रिस्टल जालक में ए को परमाणु मान सकते हैं या धनायन मान सकते हैं, बी को भी परमाणु अथवा ऋणायन मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे धनायन अपना स्थान छोड़कर इस क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, या यही धनायन अपना स्थान छोड़ करके अपने अंतरकाशी स्थान पे इसी क्रिस्टल में कहीं पे व्यवस्थित हो जाता है। उसी तरह से यदि माइनस चार्ज भी बाहर निकल जाता है या कोई दूसरा बी परमाणु भी इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, तो इस तरह से क्या होता है, इस क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो जाता है। उसी दोष को हम लोग बिंदु दोष के नाम से जानते हैं। तो ये बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रस समीकरण मितीय दोष यानी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरा होता है अशुद्धि दोष यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को। तो चालू करते हैं। रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धन आयन तथा ऋण आयन की संख्याओं का अनुपात उसी अनुपात में होता है जो उनके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। मतलब कि मान लीजिए कि किसी यौगिक का अणु सूत्र AB2 है। अब इसमें परमाणु ए तथा परमाणु बी का अनुपात क्या है, 1:2 है। तथा इसमें यदि धन आयन का अनुपात को देखें और ऋण आयन के अनुपात को देखें तो वो भी यदि 1:2 ही में हो, यानी यौगिक का भी अनुपात क्या है, 1:2 है, और उनमें धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्याओं का अनुपात भी क्या है, 1:2 है। तो इस प्रकार का दोष किसमें पाया जाएगा, रस समीकरण मितीय दोष यानी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आएगा। लेकिन यदि मान के चलिए कि यह AB2 प्रकार में ए परमाणु और बी परमाणु के संख्याओं का अनुपात क्या है, 1:2 है, लेकिन इनमें उपस्थित आयनों की संख्याओं का अनुपात 1:1 हो गया, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि अरस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष में अंतर को स्पष्ट किया। इस वीडियो में हम लोगों को खासकर शॉटकी त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि और उदासीन परमाणु के बारे में पढ़ना है। बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अरस समीकरण मिति में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है एफ केंद्र। मान लीजिए कि यही एक क्रिस्टल जालक है और उसमें परमाणु ए को हम लोगों ने सोडियम प्लस चार्ज से तथा परमाणु बी को हम लोग क्लोरीन माइनस चार्ज से शो कर दिए। तो क्या होगा, क्लोरीन यदि अपने नियत स्थान से गायब हो जाए, ये क्लोरीन है मान के चलिए, ये अपने नियत स्थान से गायब हो जाए, तो क्या करेगा, यहां पे उपस्थित सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की जगह ले लेगा और इसको क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन से भर देगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ गए, अपने यहां पे धनायन तो है ही सोडियम के रूप में, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की जगह ले चुका है। तो इस जगह को जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, कोई भी परमाणु उपस्थित नहीं है, इसी जगह को एफ केंद्र के नाम से हम लोग जानेंगे। किस नाम से, एफ केंद्र के नाम से जानेंगे। तो रस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत हम लोग को शॉटकी और फ्रैंकल त्रुटि पढ़ना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और दूसरा अशुद्धि दोष के अंतर्गत हम लोग उदासीन परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। आयनों के बारे में नहीं पढ़ना है और बाकी किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल इसका हम लोग अभी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अरस समीकरण मितीय दोष 2 प्रकार के होते हैं, धातु अधिक्य दोष और धातु निम्न दोष। इसके अतिरिक्त धातु अधिक्य दोष 2 प्रकार के होते हैं, अतिरिक्त धनायनिक दोष तथा ऋण आयनिक रिक्तिका के रूप में। वहीं धातु निम्न दोष अतिरिक्त ऋण आयन तथा धन आयन रिक्तिका के रूप में होता है। यहाँ पे अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अतिरिक्त धन आयन, यहाँ पे अतिरिक्त ऋण आयन, ऋण आयनिक रिक्तिका और यहाँ पे धन आयनिक रिक्तिका। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस बिंदु दोष के बारे में क्लासिफिकेशन को पढ़ा। अब आगे हम लोग
शॉटकी और फ्रेंकल त्रुटि में अंतर पढ़ेंगे। तो शॉटकी और फ्रेंकल त्रुटि में अंतर पढ़ने से हम लोग ये स्पष्ट कर लेंगे कि ये क्रिस्टल जालक में किस प्रकार से अणु व्यवस्थित होते हैं और आयनों की यहाँ पे क्या भूमिका होती है, और क्रिस्टल जालक पे इन आयनों के निकल जाने से क्या प्रभाव पड़ता है, या अंतरकाशी स्थान पे आ जाने से इस क्रिस्टल जालक पे क्या प्रभाव पड़ता है। शॉटकी तथा फ्रेंकल त्रुटि में अंतर। शॉटकी तथा फ्रेंकल दोष क्या होते हैं? तो शॉटकी दोष को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। शॉटकी दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक ऋण आयन तथा एक धन आयन पूर्णतः गायब हो जाता है। इस क्रिस्टल जालक में से धन आयन, एक ऋण आयन तथा एक धन आयन क्या हो रहे हैं? पूरा गायब हो जा रहे हैं। यहाँ पे दोनों पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो वो अंतरकाशी स्थान पे व्यवस्थित होंगे, नहीं क्रिस्टल के किसी अन्य स्थान पे, वह पूर्णतः क्या हो जाएंगे? क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे। तथा फ्रेंकल दोष में क्या होता है? एक धन आयन अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चला जाता है? अंतरकाशी स्थान पे पाया जाता है, यानी क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाता, वो उसी क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थान पे कहीं पे व्यवस्थित हो जाता है, और ऋण आयन का यहाँ पे किसी भी प्रकार से लॉस या हानि नहीं होती है। तो क्रिस्टल जालक से धन आयन अथवा ऋण आयन के बाहर चले जाने से शॉटकी दोष में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तथा फ्रेंकल दोष में धन आयन का अपना स्थान छोड़ करके अंतरकाशी स्थान पे व्यवस्थित हो जाने से इस क्रिस्टल जालक पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग अंतर के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कि क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि यदि इस क्रिस्टल से धन आयन तथा ऋण आयन बाहर चले गए तो हर एक धन आयन तथा ऋण आयन में अपना एक भार है, तो यहां से क्या हो जाएगा? घनत्व कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अपना धन आयन तो क्रिस्टल जालक के अंदर ही मौजूद है ना, वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, वो क्रिस्टल जालक के अंदर ही मौजूद है कहीं पे भी, लेकिन वो अपने नियत स्थान पे नहीं है। तो क्रिस्टल जालक के घनत्व पे किसी भी प्रकार के यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला है क्रिस्टल जालक विद्युत का चालक हो जाता है। यहाँ पे भी वही बात है कि क्रिस्टल जालक विद्युत का चालक कैसे होगा? यदि एक धनायन तथा एक ऋण आयन अपने स्थान छोड़ करके बाहर चला जाएगा तो कोई दूसरा धनायन या कोई दूसरा ऋण आयन यहाँ पे आने की क्या करेगा? कोशिश करेगा, और आने की कोशिश करने से क्या होगा? इसमें धन आयन और ऋण आयन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी और यह विद्युत का चालक हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी विद्युत का चालक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक धन आयन भी अंतरकाशी स्थान में चला गया है और इसका स्थान लेने के लिए कोई दूसरा धन आयन यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये भी विद्युत का चालक हो जाएगा। किंतु ये शॉटकी दोष से जो जितना विद्युत चालकता है शॉटकी दोष में, उतना विद्युत चालकता फ्रेंकल दोष में नहीं रहेगी। अगला पॉइंट है क्रिस्टल जालक की ऊर्जा कम हो जाएगी। अब वही दोनों धन आयनों तथा ऋण आयनों पर सारा चीज डिपेंडेड है। यहाँ पे क्रिस्टल जालक की ऊर्जा क्यों कम होगी? क्योंकि हर एक धन आयन तथा ऋण आयन पे अपनी एक ऊर्जा होती है और वह यदि बाहर चला जाएगा तो ऊर्जा कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा फ्रेंकल दोष में, क्योंकि यहाँ पे धन आयन तो वहीं पे है, अपने क्रिस्टल के अंदर ही है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है परावैद्युतांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परावैद्युतांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता कैसे बनी हुई है? यहाँ पे जितनी संख्या में धन आयन अभी मौजूद है उतने ही संख्या में यहाँ पे ऋण आयन भी मौजूद है। अपना अपना एक एक ठो ऋण आयन और धन आयन क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया है, तो इसका विद्युत उदासीनता बना हुआ है और परावैद्युतांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक धन आयन के बाहर चले जाने से यह क्रिस्टल जालक क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होने की वजह से इसका परावैद्युतांक बढ़ जाता है। अगला यहाँ पे है कि यह उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। यह उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ धन आयन तथा ऋण आयन का आकार क्या होता है? एक समान होता है, और दोनों का आकार समान होने की वजह से उन लोग आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। तो उसमें एक दूसरे से परमाणु से चिपके होने की वजह से इनकी समन्वय संख्या अधिक हो जाती है। और यहाँ पे कोई परमाणु बड़ा है, कोई परमाणु का आयन बड़ा है, कोई परमाणु का आयन छोटा है, तो इससे क्या होगा कि इसमें अंतरकाशी स्थान पे कमी आएगी और समन्वय संख्या का मान कम हो जाएगा। तो समन्वय संख्या यहाँ पे कम होती है, यहाँ पे समन्वय संख्या अधिक होगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि आयन, धन आयन तथा ऋण आयन का आकार क्या होता है? समान होता है, और यहाँ पे धन आयन तथा ऋण आयन के आकार में काफी अंतर होता है। अगला यहाँ पे दिया है कि क्रिस्टल जालक में धन आयन तथा ऋण आयन के समान मात्रा में गायब हो जाने से यह दोष उत्पन्न होता है। वही चीज मैं बताया हूं कि धन आयन तथा ऋण आयन
समान मात्रा में क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं और इसमें क्रिस्टल जालक में धन आयनों का अंतरकाशी स्थान में चले जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। तो एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। ये इसके लिए एग्जाम्पल है, किसके लिए? शॉर्टकी दोष के लिए। तथा AgCl, AgBr तथा ZnS यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और जिंक सल्फाइड, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? फ्रेंकल दोष के एग्जाम्पल है। तो आप लोगों ने शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष के बारे में आसानी से समझ लिया। तो आगे हम लोग देखते हैं अशुद्धता दोष के बारे में। अशुद्धता दोष या इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। जिस प्रकार से शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये अशुद्धता दोष भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं। मैंने बताया था कि उदासीन परमाणुओं के लिए हमको इसको देखना है। तो उदासीन परमाणुओं के लिए अशुद्धि, तो अशुद्धता दोष में यह दोष वर्ग 14 यानी कि जिनकी संयोजकता 4 होती है, वर्ग 14 वाले तत्व जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन। तो यह दोष वर्ग 14 जिनकी संयोजकता 4 होती है के तत्वों को वर्ग 13 तथा वर्ग 15 के तत्वों के साथ मिलाने से उत्पन्न होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको फिजिक्स वाले चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट और वीडियो फर्स्ट में इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, जिसको मैं अभी डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक होते क्या है? ये वर्ग 14 के तत्व हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। यदि इन वर्ग 14 वाले तत्वों को वर्ग 15 वाले तत्वों के साथ मिला दिया जाए, जनरली किसके किसके साथ मिलाएंगे? फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। नाइट्रोजन गैसीय फॉर्म में होता है और कार्बन नाइट्रोजन को जनरली यूज नहीं किया जाता सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बनाने के लिए। तो जहां पे जो डार्क लाइन में लिखा हुआ है उसी को हम लोगों को यूज करना रहता है। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के साथ यदि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन को मिला दिया जाए अलग अलग रूप से, एक साथ नहीं, सिलिकॉन हो गया तो फास्फोरस, जर्मेनियम हो गया तो आर्सेनिक या टीन, यानी क्रॉस टाइप से इसको जैसे भी मिलाना है मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अर्धचालक बनेगा वो एन टाइप का अर्धचालक बनेगा, यानी कि 14 और 15 को मिलाने से। इसी प्रकार 14 और 13 को मिलाने से पी टाइप का अर्धचालक बनता है। सिलिकॉन को बोरान से या सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से या एल्यूमिनियम को जर्मेनियम से या एल्यूमिनियम को सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम को टीन से या टीन को गैलियम से या गैलियम को जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसको भी वैसे एडजस्ट करके कैसे भी मिला सकते हैं। और इस प्रकार से जो अर्धचालक बनेगा वो पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ग 14 को वर्ग 13 से मिलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह अर्धचालक बनते हैं। तो इनकी खासियतें क्या होती हैं? यहाँ पे मैंने एन टाइप अर्धचालक को समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जर्मेनियम इसके सराउंडिंग में है और आर्सेनिक सेंटर पे है, यानी कि जर्मेनियम वर्ग 14 वाले तत्व हैं, ये जर्मेनियम जितने भी हैं, और आर्सेनिक क्या है? ये वर्ग 15 वाले तत्व हैं। तो वर्ग 15 वाला तत्व केंद्र पे है। आप लोगों को ये चीज पता ही होगा कि इनके लास्ट ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और लास्ट में और रहता है टेल्यूरियम। तो इन सब के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बोरान को ही ले लें तो बोरान का कितना होता है? 5 होता है। वहां पे मैंने एटॉमिक नंबर भी लिख दिया है। तो बोरान के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और 3। वैसे एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा 2, 8 और 3, क्योंकि उसका 13 होता है। तो लास्ट ऑर्बिट में सभी के कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे कार्बन 4 संयोजकता वाले तत्व होते हैं और इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वैसे वर्ग 15 के तत्वों में लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वर्ग 15 यानी कि आर्सेनिक को यहाँ पे दिखाया गया, तो आर्सेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 1, 2, 3 और 4, और ये लास्ट वाला 5। तो ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है वो आर्सेनिक के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं वो जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला हुआ है ना, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है।
इसका कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ पे साझा करना था वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे साझा हो चुके हैं जर्मेनियम से। और ये केवल एक इकाई को मैंने दर्शाया है, ये आगे और विस्तार इसका हो जाएगा। ये जो डॉट डॉट है वहां से एक दूसरा, फिर वहां से तीसरा, ये क्या हो जाएगा, फैलते जाएगा। मैंने एक यूनिट को बस यहाँ पे दर्शाया है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा कि जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं वहां पे वर्ग 15 के तत्वों में से एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रहता है। वैसे ही आप लोग पी टाइप अर्धचालक में देखेंगे कि पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, इंडियम, हम लोगों ने किसको ले लिया, एग्जाम्पल के थ्रू इंडियम को ले लिया। ये इंडियम के सराउंडिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इन सभी बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इन सभी एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शो किया गया है ब्लू लाइन से। उसके बाद सिलिकॉन जो उसके सराउंडिंग में है, तो सिलिकॉन मतलब कि 4 संयोजकता वाले वो तत्व होते हैं। यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम 4 संयोजकता, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो उनमें भी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी साझा करेंगे, इससे साझा कर लिए। लेकिन ये चौथा इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर पाया, यहाँ पे एक खाली स्थान छूट गया है, तो इसको हम लोग ऋण आयनिक रिक्तिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आयन नहीं है, तो ये ऋण आयनिक रिक्तिका पी टाइप अर्धचालक में पाया जाएगा। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एन टाइप अर्धचालक में पाया जाएगा। और ये एन टाइप अर्धचालक में और पी टाइप अर्धचालक में अंतर के साथ मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ा दिया। इसमें एक चीज याद रखने वाली बात यह है, डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग मतलब किसी ठोस में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाना क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। हम लोग किसी भी ठोस में या धातु में अशुद्धि की अल्प मात्रा क्यों मिलाते हैं, उसे अर्धचालक बनाने के लिए। तो अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग किसी भी धातु में या ठोस में डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग यानी किसी ठोस में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाना। इसके आगे हम लोग ठोसों के विद्युतीय गुण तथा ठोसों के चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और जितने दोस्त हैं आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।